हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम हमारा जो टॉपिक करते हैं रिमेनिंग जो फर्स्ट चैप्टर का बच गया है, एक तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एक कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, और जो है हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज जो है रिमेनिंग हम दो टॉपिक करते हैं, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एक कोऑर्डिनेशन। उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तीन लेवल हमने कहा कि वैसे तो उसको क्लासीफाई जो किया गया है। देखिए, एक बार हम इस थ्रू एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कितने लेवल होंगे, क्या कुछ होगा। मान लीजिए ये बंदा सबसे टॉप पे है, इसके अंडर 4 पर्सन हैं, एक फाइनेंस मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर और एक अकाउंट्स का। तो जो ये सबसे टॉप पे है इसको हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, इस टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो होता है इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं? इसका नाम सीईओ हो सकता है। सीईओ को ही हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं और इसको जनरल मैनेजर भी बोलते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आया कि जो जनरल मैनेजर है ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है। तो हम बहुत से बच्चों ने देखा, अच्छा मैनेजर तो ये है मिडिल लेवल पे डील करता है, और बहुत से ने इसका आंसर दिया मिडिल लेवल, जबकि नहीं, हमने सी को ही हम जनरल मैनेजर कहते हैं, और जो जनरल मैनेजर है वो कौन से लेवल पे काम करता है? वो काम करता है टॉप लेवल पे। तो सीईओ कह दो, प्रेसिडेंट कह दो, जनरल मैनेजर कह दो, डायरेक्टर कह दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ये सब बंदे होंगे टॉप लेवल पे। इसके अंडर जो ये 4 पर्सन काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते रहिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। उसके बाद जो ये सुपरवाइजर है, S1 मतलब सुपरवाइजर, जो ये सुपरवाइजर होंगे ये आप समझ गए होंगे, ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है? लोअर लेवल। तो हमने कहा ये 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब हमने इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों कहा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्यों कहा? देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये किन किन को मैनेज कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेज कर रहा है इनको इंस्ट्रक्शन देगा, इनको गाइड करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, ये सब। तो मैनेजमेंट का मतलब हमने कहा, मैनेजमेंट का मतलब होता है हु मैनेज समथिंग। कोई बंदा किसी चीज को मैनेज कर रहा है, कोई गाइडेंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो क्या है? मैनेजमेंट। क्योंकि टॉप लेवल इन पे अपनी नजर रख रहा है, इनको देख रहा है, इनको मॉनिटरिंग कर रहा है, इसलिए हमने कहा इसको टॉप लेवल। अच्छा, मिडिल लेवल किसको गाइड कर रहा है? मिडिल लेवल गाइड कर रहा है सुपरवाइजर्स को, कि आपको इनसे वर्करों से ये करवाना है। तो इसको हमने क्या कहा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उसको क्या कहा? सुपरवाइजर किसको मैनेज कर रहे हैं? सुपरवाइजर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वर्कर को, वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा लोअर लेवल। अच्छा, ये वर्कर्स ये कौन सा लेवल हो गया? ये किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये किसी को गाइड कर रहे हैं? नहीं। क्या ये किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? नहीं। क्या इनको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है? हाँ, इनको तो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का तो मैनेजमेंट का काम हो गया, क्योंकि वो किसको मैनेज कर रहा है? वर्कर्स को। तो हमने इसको तो मैनेजमेंट में इंक्लूड कर लिया, लेकिन ये किसी को मैनेज थोड़ी ना कर रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो इन लोगों को मैनेज किया जा रहा है। तो इसको हमने कहा हम इसको मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इनको मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको हम कहेंगे जो ये वर्कर्स होंगे ये आ जाएंगे प्लेटफॉर्म एरिया, इसको हम कहेंगे प्लेटफॉर्म एरिया। तो हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, ये सब। मिडिल लेवल जो मैनेजर होंगे, हमने कहा हमने मान लो 4 डिपार्टमेंट है हमारे, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और अकाउंट। ये अगर हमारे 4 मैनेजर हैं तो इसको हमने क्या कहा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों कहा? क्योंकि ही मैनेज द सुपरवाइजर, एंड टॉप लेवल मैनेज दी, इसको हम कह सकते हैं फंक्शनल मैनेजर।
टॉप लेवल मैनेज द फंक्शनल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेज द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर मैनेज द वर्कर्स। इसलिए ये तीनों तो मैनेजमेंट में आएंगे, लेकिन वर्कर्स किसी को मैनेज नहीं करते, इसलिए हमने कहा जो वर्कर्स हैं वो किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, उसको हमने कहा प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जो ये टॉप लेवल है इसका क्या क्या काम है, ये क्या क्या करता है, इसको हमें समझना है। अच्छा, अब टॉप लेवल के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम देखेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से ओनर, जो बिजनेस का ओनर है। तो टॉप लेवल का देखिए ये है, इसको इस ट्रिक को हम कहते हैं एक निमोनिक कोड, कि कोई भी आपको नंबर ऑफ हेडिंग याद करनी है तो आप उसको एक निमोनिक कोड बनाइए। निमोनिक कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने एक नाम बनाया अपूर्वा। अपूर्वा, इससे क्या होगा, ये जो नाम बनाया है इससे हमें, इसमें 6 पॉइंट हैं, 6 के 6 पॉइंट हम एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे। हमें नाम ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे कौन है, अपूर्वा। और इससे क्या, देखिए ए, सबसे पहला वर्ड है ए स्टैंड फॉर डिटरमाइनिंग एक्टिविटी। हम एक्टिविटी देखेंगे कि हम बिजनेस में कितनी तरीके की एक्टिविटी होंगी, ये देखेगा कि कितने तरीके की एक्टिविटी, सेल्स की, परचेज की, कि हाँ भाई हमें सेल्स का अलग बनाना है, परचेज का अलग बनाना है, और टेक्निकल एक्टिविटी होगी, रिसर्च एक्टिविटी होगी, क्या क्या एक्टिविटी होंगी, ये टॉप लेवल देखेगा। उसके बाद है आया फिर पी स्टैंड फॉर पॉलिसी। सेकंड, मेक पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ये होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट देखेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये पॉलिसी बनाएगा कि हमें गुड्स जो हैं बिल्कुल भी क्रेडिट में सेल नहीं करने, हम सिर्फ और सिर्फ कैश सेल करेंगे, या अगर हम गुड्स क्रेडिट में सेल करेंगे तो हमारी पॉलिसी ये रहेगी, विद इन 7 days वी मस्ट रिकवर द अमाउंट, कि हम 7 दिन का उधार देंगे या हम सिर्फ 15 दिन का उधार देंगे। ये हमारी क्या हो सकती है, पॉलिसी। ये पॉलिसी भी कौन बनाएगा, टॉप लेवल। ठीक है, तो हमने देखा ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी, पी स्टैंड फॉर पॉलिसी। थर्ड है फिर से पी स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग वर्क परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग वर्क परफॉर्मेंस का मतलब ये है, यहाँ पे पी फिर से ये परफॉर्मेंस, पी स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो सबकी परफॉर्मेंस देखेगा कि ये कैसा काम कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है, वो कैमरे के थ्रू देख सकता है, जस्ट लाइक कह सकते हैं वॉच डॉग की तरह सारी चीज़ें देखेगा कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, कितने टारगेट हमारे पूरे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। ये सारे के सारे मॉनिटरिंग वर्क परफॉर्मेंस, जो काम हो रहा है वो परफॉर्मेंस, उसको मॉनिटरिंग मतलब देखना, उसको देखेगा। पी हो गया ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव या मेक ए ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा टॉप मैनेजमेंट कि मुझे इस साल 500 करोड़ की सेल करनी है, मुझे इस साल 2000 करोड़ की सेल करनी है, मुझे इस साल 1000 करोड़ की सेल करनी है, या मुझे इस साल नंबर 1 कंपनी बनना है। नंबर 1 कंपनी प्रॉफिट की टर्म्स में या मार्केट शेयर की टर्म्स में कोई भी हो सकता है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे नंबर 1 कंपनी बनना है या मुझे इतने टर्नओवर को करना है। उसके बाद है आर स्टैंड फॉर असेंबलिंग रिसोर्स, असेंबलिंग रिसोर्स। यहाँ पे रिसोर्स, आर स्टैंड फॉर रिसोर्स। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, एक जो ओनर है वो 2 तरीके के रिसोर्स कलेक्ट करता है। कौन कौन से रिसोर्स, एक होता है फिजिकल रिसोर्स और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो हमने कहा रिसोर्स कौन कौन से, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में क्या क्या इकट्ठा करेगा, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, मशीनरी इकट्ठी कर ली, ये सारी चीज़ें, कैपिटल इकट्ठा कर ली, फाइनेंस भी हम कह सकते हैं कैपिटल या फाइनेंस, कि पैसे कहाँ से। और ह्यूमन रिसोर्स में कि मैं लेबर कहाँ से लानी है, लेबर कहाँ से लेके आए, लेबर को कितने पैसे दे रहे हैं, लेबर में कितनी क्लास की लेवल है, टॉप लेवल पे मतलब मिडिल लेवल पे कितने पर्सन है, मैनेजर की पोस्ट पे कौन है होगा, सुपरवाइजर की पोस्ट पे क्या, ये ह्यूमन रिसोर्स। तो ये इस रिसोर्स को भी असेंबल इकट्ठा करेगा। कौन इकट्ठा करेगा, ओनर। तो ये पांचों और लास्ट हमारा वी स्टैंड फॉर वैकेंट, कुछ नहीं है। लास्ट है हमारा ए
ए स्टैंड फॉर अप्रूविंग बजट, कितना बजट अप्रूव करना है ये भी कौन देखेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब कितना बजट अप्रूव करना है, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, कितने प्रोजेक्ट लेने हैं, ये भी बजट मतलब 200 करोड़ का बजट करना है, 500 करोड़ का बजट करना है, कितना बजट हमें अप्रूव करना है, ये भी कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट में 6 फंक्शन होंगे, उसको हम एक नाम से याद करेंगे, नाम क्या है, अपूर्वा। अपूर्वा में ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी, पी स्टैंड फॉर वर्क परफॉर्मेंस, P स्टैंड फॉर पॉलिसी, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, R स्टैंड फॉर रिसोर्स, वीक वैकेंट कुछ नहीं, A स्टैंड फॉर अप्रूविंग बजट। तो इस नाम से हम 6 के 6 पॉइंट जो है रिमेंबर इजीली रख सकते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन, ये फाइनेंस मैनेजर हमारे, इसको हम कहते हैं इन सभी को फंक्शनल मैनेजर। क्या, फंक्शनल मैनेजर। तो इनको अब हम देखते हैं इनके क्या क्या काम होंगे। देखिए वैसे तो आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से बना के लिख लेना। ये तो पॉलिसी बनाते हैं, मेक अ पॉलिसी, ये उस पॉलिसी को इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी। मतलब उस पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, इनको सुपरवाइजर को समझाएंगे कि किस तरीके से आपको वर्कर से काम करवाना है। तो इन्होंने तो पॉलिसी बना दी, मेकिंग अ पॉलिसी, उस पॉलिसी को इंटरप्ट करेगा कौन, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल इंटरप्ट मतलब उसको एक्सप्लेन करना, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसको किस तरीके से एप्लीकेबल करवाना है, ये सारा काम कौन करेगा, मिडिल लेवल। और क्या करेगा मिडिल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब ये होगा कि ये देखेगा फाइनेंस मैनेजर मेरे को कितने अपने अंडर कितने सुपरवाइजर्स की ज़रूरत है। फिर ये देखेगा कि हाँ मेरे को 3 सुपरवाइजर की ज़रूरत है और मेरे पास सिर्फ 2 सुपरवाइजर हैं, तो ये क्या कर लेगा, उनकी अपॉइंटमेंट। तो मिडिल लेवल क्या करेगा, एक प्रकार से पहले ये देखेगा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मेरे को कितने की नीड है, मेरे को 4 की नीड है, 5 की नीड है, इसको हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। फिर इसने देखा इतने मेरे पास है, इतने मुझे और रखने हैं, उसको हमने क्या कहा, अपॉइंटमेंट। इनको गाइड करेगा, इनको बताएगा, इनको मोटिवेट करेगा सुपरवाइजर्स को, तो ये हम कह सकते हैं। अच्छा, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, अपनी इनकी कोई भी शिकायत होगी, ग्रीवेंसेस होंगी तो बताएंगे। वो अपनी शिकायतें, वर्कर्स अपनी शिकायतें किसको, सॉरी सुपरवाइजर अपनी कोई शिकायतें होंगे तो वो किसको, ये तो प्लेटफॉर्म एरिया में आता है ना वर्कर्स, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो है सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये वर्कर्स लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आते, इनको एक अलग से हमने एक नाम दिया, प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, तो ये है ग्रीवेंसेस। अगर कोई ग्रीवेंसेस, कोई शिकायतें होंगी तो वो इनको बताएंगे, तो अपनी शिकायतें बताएंगे। और क्या करेंगे, सुपरवाइजर क्या करेंगे, ये इनको मोटिवेट करेंगे वर्कर्स को, तो हम लिखेंगे मोटिवेट द वर्कर्स। मोटिवेट करना, वर्कर्स को गाइड कौन करेगा, सुपरवाइजर ही, गाइड द वर्कर्स। अच्छा, वर्कर्स की कोई सजेशन होगी तो वो कौन सुनेगा, सुपरवाइजर। तो हम कह सकते हैं लिसनिंग द सजेशन ऑफ वर्कर। और आप अपनी तरफ से बना के रख सकते हैं, आपको अपने माइंड में लिख सकते हैं, आपको अपने माइंड में ये रखना है कि सुपरवाइजर, अच्छा सुपरवाइजर है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये क्या करेगा, ये इसको तो बताएगा मिडिल लेवल को और इनसे सुनेगा, तो इन वर्कर से ग्रीवेंसेस सुनेगा, उनकी मोटिवेट करेगा, उनको गाइड करेगा, और कोई सजेशन होगी वो ऊपर तक पहुंचाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है टॉप लेवल का बनता है, मिडिल लेवल का क्या बनता है, इसमें यही होता है कि इंटरप्ट करेगा पॉलिसी को। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब ये देखेगा कि हाँ मेरे को कितने सेटअप चाहिए, मतलब मेरे को मेरे डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मुझे कितने सुपरवाइजर चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, ये देखेगा। उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल या लोअर लेवल। तो हमने देखा मिडिल लेवल जो है अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अच्छा, इसमें एक बुक्स में जो दे रखा है इस तरीके से भी दे रखा है कि सबसे ऊपर है जो टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और लास्ट में लोअर लेवल, और उसके बाद इसने ये दे रखा है प्लेटफॉर्म एरिया। हमने इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लिया कि किस तरीके से कंपनी में होते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द बेटर वे देन। ओके, तो इसमें बता रखा है कि हाँ, ये जो इंस्ट्रक्शन होगा वो टॉप लेवल देगा और वो इस तरीके से जाएंगे। यहाँ पे आप लिख लो इंस्ट्रक्शन, और अगर किसी को रिपोर्ट करना है, ये इसको रिपोर्ट करेगा कि आपने जो काम दिया था हो गया, ये आप इसको, ये इसको, तो रिपोर्ट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शन फॉलो डाउनवर्ड और रिपोर्ट फ्लो अपवर्ड। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप ये कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन डाउनवर्ड गई और जो रिपोर्ट करेगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड में। तो ये हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, एक बार इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है उसको रटते हैं कि अच्छा कोऑर्डिनेशन, बैलेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, इसकी जो डेफिनेशन है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना, हमें इसको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के एक बार हम देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, रिपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन या हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ इट्स वेरियस एक्टिविटी। ये एक ही वर्ड है, रिपोर्ट कह दो, सिंक्रोनाइजेशन कह दो या बैलेंस कह दो। इसका मतलब जितनी भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती हैं उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करना। समझ नहीं आया क्या है ये, रुको एक बार अभी करते हैं। बैलेंस ऑफ इट्स वेरियस एक्टिविटी, कि जितनी भी एक्टिविटी, अच्छा एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, अच्छा एक्टिविटीज़ तो गुड्स को परचेज करने की भी एक्टिविटी होती है, प्लानिंग वगैरह ये सब भी होती हैं। तो हम समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमने कहा वो 4 मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और जो है HR। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा मुझे अब इस साल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि इसको ऊपर से ऑर्डर मिला था। तो आप क्या करना मार्केटिंग वालों को, आप क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मार्केटिंग की नीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन मार्केटिंग वाले की इसकी आपस में बनती नहीं, मार्केटिंग वाले को इससे खुंदस है। इसने क्या किया, इनने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, मार्केटिंग वाले ने कहा इनकी तो हमें ऐसी तैसी करवानी है। इन्होंने क्या की, मार्केटिंग कम कर दी या उतनी ही रखी जितनी पहले थी। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को इस केस में लॉस होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। मान लो इन्होंने प्रोडक्शन डबल कर दिया और हमने मार्केटिंग बढ़ाई नहीं, तो हमारे पास अननेसेसरी स्टॉक बच जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हुआ? नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। दूसरा तरीका, मान लीजिए प्रोडक्शन डबल करना था, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा HR मैनेजर को हमें प्रोडक्शन डबल करना है, क्योंकि HR जो भी एम्प्लॉइज अपॉइंट होते हैं वो HR करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसका एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, अपॉइंट करना, ये सारे काम होते हैं। प्रोडक्शन ने कहा कि हम डबल करना चाह रहे हैं, वी नीड 10 मोर एम्प्लॉय। इसकी भी इससे खुंदस थी। इसने कहा अच्छा HR की भी प्रोडक्शन वालों से खुंदस थी, इनको इसने कहा इसको तो फंसवाएंगे, मरवाएंगे। इसने सिर्फ 2 एम्प्लॉय भर्ती करे, कई इसने HR ने, और है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे मार्केट में। तो इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। या अब देखिए प्रोडक्शन मैनेजर, मान लीजिए
अब तीसरा एग्जाम्पल, पहला हमने देखा प्रोडक्शन मार्केटिंग का, दूसरा हमने देखा प्रोडक्शन और एचआर का। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए प्रोडक्शन वाले ने डबल कर दिया प्रोडक्शन, मार्केटिंग वाले ने फाइनेंस मैनेजर को कहा क्योंकि हमें मार्केटिंग अब की बार डबल करनी है, वी नीड सम अमाउंट ऑफ मनी, हमें कुछ पैसे चाहिए। फाइनेंस मैनेजर की मान लो इनसे बनती नहीं थी, फाइनेंस मैनेजर ने कहा नहीं है पैसे, जाओ अपना काम करो। या इन्होंने कहा है ही नहीं पैसे, कैसे दे? इन्होंने कहा हमें नीड है तो नहीं पैसे, तो इन्होंने कहा उधार वगैरह लेके मैनेज कर दो, आपका तो काम है, पैसे बैंक से लोन लो, कैसे लो? हाँ देखेंगे, हाँ सोचेंगे, हाँ करेंगे। इन्होंने ऐसा कुछ कहा तो क्या इससे कोऑर्डिनेशन हुआ? नहीं। तो मैनेजमेंट ही कहता है ये यहाँ पे चारों एक्टिविटी है, परचेज करना, सेल करना, फाइनेंस करना, एचआर करना, इनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का सिंपली मतलब इनके बीच में तालमेल होना चाहिए, जितनी भी एक्टिविटी है उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये, अगर ये प्रोडक्शन डबल कर रहा है तो मार्केटिंग भी डबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं प्रोडक्शन डबल और मार्केटिंग कम कर दें। तो क्या ये इनके बीच में तालमेल हुआ? नहीं हुआ। तो इन चारों के बीच क्या होना चाहिए? एक तालमेल होना चाहिए, इसको हमने कहा क्या? कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? अब इसकी फीचर्स वगैरह है। यूनिटी ऑफ एक्शन, सारे का एक्शन होगा, उसके एक्शन में यूनिटी आ जाएगी। यूनिटी कैसे आ गई? यूनिटी ये आ गई, अगर ये प्रोडक्शन डबल कर रहा है, देखिए हमें बुकिश लैंग्वेज याद नहीं रखनी, हम अपनी तरफ से लैंग्वेज बना के लिखनी है। +2 से ही आप लोग हैबिट डाल लीजिए कि हम अपनी तरफ से उसको लिख पाए। अब हम बुक की लैंग्वेज याद करने लग जाएंगे तो सच में एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि क्या करें, बाद में आप बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। इसलिए अब आपको बुक की कुछ भी याद नहीं करना। यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स सिंपल, अगर इफ प्रोडक्शन मैनेजर वांट्स टू डबल ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग इट्स ऑल्सो भी डबल है। बस इतना हमें लिखना है, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब इसका जो एक्शन था उससे मिलता जुलता सेम एक्शन उसका था। फिर फाइनेंस में ने भी इसको पैसे दे दिया, ये भी उसका एक्शन हो गया, हमें और एम्प्लॉइज चाहिए तो एचआर ने भी और एम्प्लॉइज हमें प्रोवाइड कर दिए। तो ये क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन, सबके एक्शन में यूनिटी। इट इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट्स मतलब इकट्ठा करना, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इसमें एक बंदे का एफर्ट नहीं, ये सब बंदों का एफर्ट हो गया। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ एक बंदा कोई एफर्ट करेगा उसको हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, इसमें पूरे ग्रुप एफर्ट होते हैं और वो भी एक साथ, इंटीग्रेट, एक साथ ग्रुप एफर्ट होना, चारों एक साथ काम करेंगे। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी, ये नहीं कि कोऑर्डिनेशन हमने एक बार कर दिया बात खत्म, नहीं। मान लीजिए किसी टाइम रिसेशन का टाइम आ गया और प्रोडक्शन वाले ने कहा इस बार हम प्रोडक्शन बहुत कम करने वाले हैं, तो मार्केटिंग वाले को भी उस टाइम क्या करना चाहिए? मार्केटिंग बहुत कम करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि ये जो कोऑर्डिनेशंस की प्रोसेस है ये चलती ही रहेगी, ये इस तरीके से नहीं होगा कि एक बार हमने कर दिया, नहीं। चौथा जो है इसमें, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब जानबूझकर किया जाने वाला। देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है बुक के लास्ट में। मान लीजिए ये कह रहा है कि डाइनिंग टेबल पे बैठे थे सभी पेरेंट्स, पूरी फैमिली बैठी थी और फादर ने कहा कि जो है मेरी जो है पैंट है 2 इंच छोटी करवानी है, और उन्होंने पर्टिकुलर किसी को नहीं कहा कि आपको करवानी है, लेकिन सब अपने फादर को लाइक करते हैं। 3 बच्चे थे मान लो, उसको तीनों उसको लाइक करते हैं और तीनों उसको कोऑपरेट करते हैं, तो तीनों ने 2-2 इंच छोटी करवा दी और एक दूसरे को बताया भी नहीं। तो उससे क्या वो काम हुआ? नहीं, बल्कि काम बिगड़ हो गया, वो 6 इंच छोटी हो गई पैंट। तो हमने कहा कि इट मीन्स कोऑपरेशंस क्या होता है? जो अपने आप किया जाता है, कि फादर ने किसी को कहा नहीं था कि बेटा आपको करवानी है, उसने कहा बेटा किसी को देख लेना अगर टाइम मिले तो, मेरे को करवानी है, बस उसने ऐसे ही कहा था। और उन्होंने क्या किया? वो अपने फादर से इतना लव करते थे, उन्होंने करवा दिया। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑपरेशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोऑर्डिनेशन अपने आप सेटअप होने वाली चीज़ नहीं है, ये जानबूझ के सेटअप किया जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हम जानबूझ के सेटअप करेंगे, ना कि वो अपने आप ही होने वाला है। इससे फीलिंग्स क्या होगी? फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे की कोऑपरेशंस की फीलिंग होना। मतलब
प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले को कोऑपरेट करके चले, मार्केटिंग FM मतलब फाइनेंस वाले को कोऑपरेट करके चले, और HR वाला ये आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले। उसके बाद है एक लास्ट टॉपिक मार्केटिंग जो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में एक पॉइंट ऑफ एक चीज़ और ध्यान रखना है, इट इज़ दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इट इज़ दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब होगा ये मैनेजमेंट का क्या है, एक प्रकार से सार है। अब कई बार क्वेश्चन आएगा ट्रू या फॉल्स में, कोऑर्डिनेशन इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, मैनेजमेंट के 5 ही फंक्शन हैं, लेकिन वो 5 फंक्शन कैसे स्मूथली चलेंगे वो कौन बताएगा? कोऑर्डिनेशन। तो ये एक मैनेजमेंट की एसेंस एक सार है। ऐसे नहीं कहते गीता का सार इस श्लोक में है, तो वही चीज इसमें है कि पूरा मैनेजमेंट का सार कोऑर्डिनेशन में है। मैनेजमेंट ये 5 चीजें कोई भी फायदे नहीं होंगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, अनलेस इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं होगा। तो ये चीज हमने देखा, कोऑर्डिनेशन का मतलब जितनी भी एक्टिविटी उनके बीच में बैलेंस बनाना, एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसका एक एग्जांपल लिया हमने, प्रोडक्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट और HR, और ये हमने चीज देखी। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद एक इसमें एक टॉपिक और है कि कोऑर्डिनेशन एज अ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एज अ ऑर्गेनाइजिंग। इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ काम का है नहीं वो, फिर भी आप समझिए। मान लीजिए हमने कहा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने प्लानिंग की बहुत बढ़िया, ऑर्गेनाइजिंग भी की बहुत बढ़िया, स्टाफिंग भी की बहुत बढ़िया, डायरेक्टिंग भी और कंट्रोलिंग। बट जैसे प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं की, जैसे ऑर्गेनाइजिंग की उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग नहीं की। मतलब समझिए आपने 11th में साइंस ली, +1 +2 आपने साइंस से की, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में आपने कॉमर्स ले ली, फिर आपने कॉमर्स लेके बीकॉम की, फिर आप सिंगिंग में चले गए, फिर कुछ टाइम सिंगिंग में गए, फिर आप किसी और फील्ड में चले गए। तो क्या ये बुरा है? क्या साइंस में जाना बुरा था? नहीं। क्या कॉमर्स को उसने वो बुरा था? नहीं। लेकिन ये आपस में एक तालमेल नहीं बना। जब आपने +1 +2 साइंस से की तो बीकॉम मतलब जो ग्रेजुएशन थी वो भी साइंस से करनी थी, तो आपने कॉमर्स क्यों ली? कॉमर्स की गलत नहीं है, लेकिन क्या उन दोनों चीज़ों के बीच आपस में तालमेल बना? नहीं। फिर आपने कॉमर्स ले ली, हमने कहा 11th 12th आपने साइंस से की, फिर आपने बीकॉम में, फिर आपने बीकॉम की मान लो, ठीक है। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड करना था, फिर आप सिंगिंग में चले गए। क्या सिंगिंग में जाना बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। लेकिन इन तीनों चीज़ों के बीच आपस में तालमेल तो नहीं बना, कहाँ साइंस, कहाँ कॉमर्स, कहाँ सिंगिंग। दैट्स मेक अ सेंस? नहीं। क्या ये बैलेंस ऑफ इट्स वेरियस एक्टिविटी है? नहीं। क्या इसको हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन है? नहीं। इसी तरीके से हमने कहा, हमने प्लानिंग की बहुत अच्छी कि हम ये करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं की। जैसे हमें स्ट्रक्चर चाहिए था उसके अकॉर्डिंग नहीं किया। वैसे हमने स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनाया, हमने कहा ये डायरेक्ट बताएगा, ये इनडायरेक्ट, लेकिन जैसे प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग नहीं की। फिर हमने स्टाफिंग, हमने बहुत अच्छे बंदों को रिक्रूट किया, ज़बरदस्त, लेकिन हमने जैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए था, हमें बंदे की जरूरत थी 12th और हमने ले लिया MCOM। तो ये इस चीज़, और क्योंकि इसको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी इस तरीके से, तो ये उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग नहीं है, कंट्रोलिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये 5 हैं, तो वैसे इंडिविजुअल तो बहुत अच्छे से की हमने, लेकिन इनका आपस में तालमेल नहीं बैठा, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन हुआ? नहीं। तो ये है कोऑर्डिनेशन एज अ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एज अ ऑर्गेनाइजिंग। अगर हमने जैसे प्लानिंग की उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। हमने प्लानिंग की, हाँ इस बिजनेस करेंगे, छोटे लेवल पे करेंगे, 10 बंदे चाहिए, तो 10 बंदे की ऑर्गेनाइजिंग। ऐसे नहीं हमने 25 बंदों की कर दी। स्टाफिंग ऐसे नहीं कि हमें बंदे कुछ कोई और रिक्रूट करना था, किसी पोजीशन पे कर दिया, और स्टाफिंग हमने और ज़्यादा कर। ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा 25 बंदे चाहिए, स्टाफिंग हमने कर दी 40 बंदों की, और 40 के टॉप बंदे लिए। तो स्टाफिंग तो ठीक की है क्योंकि हमने 40 बंदे ठीक लिए हैं। क्या ये ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग है? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में हमें 25 बंदे चाहिए थे और हमने स्टाफिंग कर ली 40 बंदों की। तो इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेशन इनमें सब में ज़रूरी है। तो ये कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल ये हो गया, और एक ये हो गया। ये एग्जांपल आप एग्ज़ाम में भी पोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए 4 मैनेजर हैं, इनके बीच में किसी तरीके से भी आप इसको
एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कोऑर्डिनेशन। ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप इसकी पूरी केस स्टडी, सारी केस स्टडी कर सकते हैं। किसी में भी केस स्टडी में डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अब हम इकोनॉमिक का स्टार्ट करें या बीएसटी में करें, और बीएसटी में करें तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। थैंक यू गाइज।